स्वागतम, शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम। आज एक बार फिर हम यहाँ बहुत ही विशेष आयोजन के लिए उपस्थित हैं और मुझे विश्वास है कि स्पेनिन के यादगार पृष्ठों में एक और बेहतरीन पृष्ठ जुड़ने वाला है और हम सबका सौभाग्य है कि हम इस कार्यक्रम के दृष्टा, श्रोता और कर्ता के रूप में साक्षी बनने जा रहे हैं। तो हम उपस्थित हैं, आप सभी को मालूम है कि हम उपस्थित हैं दो महत्वपूर्ण पुस्तकों के लोकार्पण के लिए। आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी सर की नई नवेली पुस्तक गीत न गीत तथा नाटककार, लेखक, शिक्षक डॉक्टर कुमार संजय सर की पूर्णकालिक नाटक आत्महत्या की तैयारी के लोकार्पण हेतु इस बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम की शुरुआत तो हो चुकी है, पर अतिथि देवो भव की गरिमामयी परंपरा का निर्वाह करते हुए विधिवत शुरुआत करते हैं, यानी आप सभी का संगीतमय स्वागत करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से स्वागत करें नंदिता सिन्हा और उनके समूह का। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। जोरदार तालियों की आवाज आप लेनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत और अविस्मरणीय पल। बेहद खूबसूरत पल और इन पुस्तकों का आकर्षक आवरण तो हमें दिख रहा है। आइए अब इन पुस्तकों के भीतर चलते हैं, इसके आचरण से परिचित होते हैं और इसके लिए हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती शिफालिका सिन्हा जी, जो बहुत एक कुशल लेखिका होने के साथ साथ जीएवी नंदराज स्कूल की शिक्षिका भी रही हैं। आइए उनसे अभी अभी लोकार्पित पुस्तक गीत न गीत के संबंध में उनके विचार, उनकी भावनाएं सुनते हैं। गीत न गीत, जैसा आप जानते हैं कि चाचा जी की नई पुस्तक है। इसे शिवना प्रकाशन में प्रकाशित किया गया। यह काव्य संकलन है। इसमें संकलित रचनाएं फूलों के गुलदस्ते की तरह हैं। इसमें मस्ती में गाने वाले लयबद्ध गीत हैं, छंद की सीमाओं से हटकर नई कविताएं हैं, गजल हैं, बहुत छोटी कविताएं जिन्हें क्षणिकाएं भी कह सकते हैं, और यहाँ हाइकू से भी साक्षात्कार हो जाता है। वास्तव में इस संकलन में इतने रंग हैं और इतनी भावनाएं हैं कि यह पाठकों को स्पंदित करने वाला है। अब संकलन की कुछ रचनाओं के बारे में। संकलन के सभी गीत विशेष हैं और विभिन्न भावों को दर्शाते हैं। इनमें से कुछ का नाम लेना चाहूँगी। प्यार का गीत, भाईचारा, गाँव के दो चित्र, होली में गाँव आदि। हर एक गीत अनूठा है और छोटी बात से शुरू होकर बड़ी बात कह जाता है। प्यार का गीत की कुछ पंक्तियाँ सुने। आओ कुछ बात करें प्यार की, आओ कुछ बात करें प्यार की, फूलों की, कलियों की, बगियों की, अलियों की। और अंत होते होते गीत का अर्थ व्यापक और समसामयिक हो जाता है। बहुत हो चुकी बातें दंगों फसादों की, बहुत हो चुकी बातें दंगों फसादों की, बहुत हो चुकी बातें बम के धमाकों की। भूलें अब बात करें यार की, आओ कुछ बात करें प्यार की। इसी तरह से गांव में जाड़े का भोर एक गीत है और इस गीत में चित्रित माँ की भावनाएं मन को छू जाती हैं। मन में है यादों के कुछ पल
जो दरक रहे। मन में है यादों के कुछ पल जो दरक रहे। फौजी बेटे ने क्यों खबर नहीं भेजी। जाने सिवाने पर कैसा हो बोझ रही अम्मा, चुप आंखों के कोर जाड़े का कोर। अब संकलन की कविताओं की बात करें तो यहाँ प्रकृति से जुड़ी आदिवासी लड़की की हंसी, वन देवता जैसी कविताएं हैं, तो देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं भी हैं, जैसे कारगिल, राष्ट्रध्वज और मन को समझाती हुई मोटिवेशनल कविता भी है। इसे सुने। पुस्तक पढ़ना बहुत ज़रूरी, पुस्तक पढ़ना बहुत ज़रूरी, पर जीवन को पढ़ना सीखें। गिरे अगर तो फिक्र नहीं है, उठें और फिर पढ़ना सीखें। मैं तो यही कहूँगी कि सभी कविताओं का आनंद लेने के लिए संकलन पढ़ना ज़रूरी है। इस संकलन की सबसे लंबी कविता है जेल में 18 दिन। इसमें चाचा जी के अनुभव हैं जो उन्होंने शिक्षक आंदोलन के क्रम में बक्सर जेल में अपने दोस्तों के साथ बिताए थे। इस संकलन में कुछ गज़ल भी हैं। एक शेर सुने। दुआ सलाम नहीं, दुआ सलाम नहीं, सुबह नहीं, सुबह कहीं शाम कहीं, डरा डरा सा जरा सा है भला अब यह शहर। संकलन की अंतिम कविता स्वर्गीय पत्नी को समर्पित है और बहुत ही मार्मिक है। 55 वर्षों का साथ और जाते वक्त 55 सेकंड का भी समय नहीं। और मैं अंत चाचा जी की बातों से करूँगी जो उन्होंने प्रस्तावना में लिखी है। आगे मेरी कोई किताब न छप सकेगी, इसकी संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी और यहाँ बैठे हुए सभी लोग भी चाहेंगे कि इनकी कविताएं और इनके गीत इनकी तिजोरी से निकल आए और हम सबको एक बार पुनः एकत्रित होने का मौका मिले, उनसे रूबरू होने का मौका मिले। चाचा जी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और सार गर्भित विवेचना इस पुस्तक की, और शिफालिका जी ने बहुत खूबसूरती से बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ इस पुस्तक की विवेचना की। और चलिए थोड़ी और गहराई में चलते हैं। हमारे बीच शहर की जानी मानी कवयित्रियाँ, साहित्यकार उपस्थित हैं, तो क्यों नहीं इस काव्य पुस्तक की कुछ कविताओं से हम रूबरू हों, उन्हीं कवयित्रियों के माध्यम से। तो हमारे बीच उपस्थित हैं बेहद संवेदनशील कवयित्री, हृदय को छूने वाली उनकी कविताएं और बहुत गंभीर कहानियां वो लिखती हैं, और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं। और बिल्कुल उनकी जो प्रकृति से जो उनका प्रेम है, बिल्कुल अल्हड़ नदी की तरह उछलती कूदती प्रकृति के साथ एकाकार होती हमारे बीच उपस्थित हैं। आप समझ रहे हैं श्रीमती रश्मि शर्मा जी, वो कृपया मंच पर आएँ और इस किताब से अपनी पसंद की एक कविता का वाचन करें। कविता का शीर्षक है आदिवासी लड़की की हंसी। आदिवासी लड़की की हंसी यानी प्रकृति की हंसी। हंसो जंगल की बेटी हंसो, हंसो जंगल की बेटी हंसो कि पूस की भोर की धूप में गुनगुनी गर्माहट भरी उजास फैल जाए चतुर्दिक। हंसो जंगल की बेटी हंसो कि पूस के भोर की धूप की गुनगुनी गर्माहट भरी उजास फैल जाए चतुर्दिक। हंसो तुम खिल 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 खिल, हंसो तुम खिल 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 कि फूलों के चांद की किरणें छिटक जाएं। हंसो तुम खिल 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 कि फूलों की चांद की किरणें छिटक जाएं। चीर कर आभाओं के घनघटा को, चीर कर आभाओं की घनघटा को हंसो कि मौलसी के फूल कांतर में बिक जाए, कि मौलसी के फूल कांतर में बिक जाए। कि पत्थर को फोड़ फूट पड़े अल्हड़ निर्झर, कि पत्थर को फोड़ फूट पड़े अल्हड़ निर्झर। हंसो तुम कि मांदर की थाप पर
थिरकते पदचाप में घुले गीत घोल जाए कानों में अमृत। हंसो तुम कि मांदर की थाप पर थिरकते पदचाप में घुले गीत घोल जाए कानों में अमृत। तुम हंसो कि जलते जेठ के बरसते पानी में, कि जलते जेठ के बरसते पानी में भीग जाए तन बदन। हंसो तुम कि अतल सागर की फेनिल गहरे, कि अतल सागर की फेनिल लहरें चूम चूम जाए विस्तृत तट को, कि अतल सागर की फेनिल लहरें चूम चूम जाए विस्तृत तट को। हंसो कि घने वन से छन छन कर दूर दूर तक फैल जाए, हंसो कि घने वन से छन छन कर दूर दूर तक फैल जाए बंसी की तान। हंसो कि बज उठे पाजेब की रुंझुन, हंसो कि बज उठे पाजेब की रुंझुन। हंसो कि वन्य सर में खिल उठे शतदल कमल, हंसो कि वन्य सर में खिल उठे शतदल कमल। हंसो कि जैसे शोक पवन उड़ा रहा हो किसी दोशीजा का सुहृद कुल, हंसो कि जैसे शोक पवन उड़ा रहा हो किसी दोशीजा का सुहृद कुल। हंसो तुम कि वन क्षेत्रों का सारा कलुष घुल जाए तुम्हारी उन्मुक्त निश्चल हंसी में। हंसो तुम कि वन क्षेत्रों का सारा कलुष घुल जाए तुम्हारी उन्मुक्त निश्चल हंसी में। हंसो जंगल की बेटी हंसो। बहुत सुंदर कविता का वाचन अभी आपने सुना रश्मि शर्मा जी के द्वारा। और हमारे बीच एक और कवयित्री, एक और साहित्यकार उपस्थित हैं जिनको मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करना चाहती हूँ काव्य पाठ के लिए। डॉक्टर श्रीमती राजश्री जयंती जी, जो एक कुशल वक्ता हैं, कवयित्री हैं और राजनीति के गलियारों में भी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। तो हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर राजश्री जयंती। हम मिले तो मगर दूरियां रह गई, हम मिले तो मगर दूरियां रह गई। एक झिझक सी जो थी दरमियां रह गई। हम मिले तो मगर दूरियां रह गई। हौसला था समंदर में उतरेंगे हम, हौसला था समंदर में उतरेंगे हम। पर बंधी की बंधी, पर बंधी की बंधी कश्तियाँ रह गई, पर बंधी की बंधी कश्तियाँ रह गई। वो थे आए मोहब्बत का देने भरम, कितना खूबसूरत भरम। वो थे आए देने मोहब्बत का देने भरम। जब गए तो चली, जब गए तो चली बस्तियाँ रह गई। जब गए तो चली बस्तियाँ रह गई। आग का था जो दरिया थे कूदे भी हम, आग का था जो दरिया थे कूदे भी हम। तन बदन जल गया, तन बदन जल गया, तन बदन जल गया, हड्डियाँ रह गई। अब है यादें बची वैसे वादों का क्या, अब है यादें बची वैसे वादों का क्या। कारवां भी गया, कारवां भी गया, तख्तियाँ
लोग आगे जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच मैं बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कर रहे हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं और हम इनका स्वागत करेंगे। तो हमारे मार्गदर्शक, मैथिल, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के विद्वान, लेखक, अनुवादक, कुशल वक्ता श्री प्रमोद कुमार झा सर हमारे बीच उपस्थित हैं। ये दूरदर्शन केंद्र रांची की से अवकाश प्राप्त है निदेशक के पद से और राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी विश्वविद्यालयों में बतौर एक्सपर्ट स्पीकर के रूप में ये बुलाए जाते रहे हैं। स्थानीय समाचार पत्रों में ये सक्रिय रहते हैं। तो साहित्य अकादमी दिल्ली में मैथिली सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। श्रीमती संगीता गुजारा टाक हमारे बीच उपस्थित हैं। तो आइए सुनते हैं इस पुस्तक की एक और बेहतरीन कविता उनके पसंद की। इस कविता का शीर्षक है यहाँ पर एक गली थी। यहाँ पर एक गली थी, इस गली के मोड़ वाले घर में ही रहती थी वो। यहाँ पर एक गली थी, इस गली के मोड़ वाले घर में ही रहती थी वो। तुम बड़े ऐसे हो, तुम बड़े वैसे हो, तुम क्या याद रखोगे मुझे, कहती थी वो। तुम बड़े वैसे हो, तुम क्या याद रखोगे मुझे, कहती थी वो। वहीं नीचे सहन में नीम का एक पेड़ होता था, वहीं नीचे सहन में नीम का एक पेड़ होता था। उसी की शाख पर अक्सर कुटंकर चांस होता था, उसी की शाख पर अक्सर कुटंकर चांस होता था। यहीं हम खाते थे कसमें कभी साथ ना छोड़ेंगे, यहीं खाते थे कसमें कभी ना साथ छोड़ेंगे। लिया है हाथ में जब हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे, लिया है हाथ में जब हाथ तो ना हाथ छोड़ेंगे। मगर रोटी नमक ने जब मुझसे हर सिमत भटकाया, मगर रोटी नमक ने जब मुझे हर सिमत भटकाया। मोहब्बत के सिवा भी है, मोहब्बत के सिवा भी है, मोहब्बत के सिवा भी है और गम, सच इसे पाया। मोहब्बत के सिवा भी है गम, सच इसे पाया। उम्र बीती जवानी ढल गई रोटी जुटाने में, उम्र बीती जवानी ढल गई रोटी जुटाने में। यकीनन देर कर दी बहुत लौट आने में, यकीनन देर कर दी बहुत लौट आने में। गली ही खो गई है अब, गली ही खो गई है अब, नहीं है मोड़ वाला घर। गली ही खो गई है अब, नहीं है मोड़ वाला घर। नहीं वह नीम का ही पेड़, नहीं वह नीम का ही पेड़, न वो चांद का मंजर, नहीं वह नीम का ही पेड़, न वो चांद का मंजर। यहाँ अब उग आया है कंक्रीट का जंगल, यहाँ अब उग आया है कंक्रीट का जंगल। यहीं ऊंचे मकानों में कहीं वो खो गई है, यहीं ऊंचे मकानों में कहीं वो खो गई है। हमारे प्रेम की गाथा यहीं गुम हो गई है, हमारे प्रेम की गाथा यहीं गुम हो गई है। यहाँ पर एक गली थी, उस गली के मोड़ वाले घर में रहती थी वो। धन्यवाद। बहुत सुंदर वाचन के लिए आपका धन्यवाद संगीता गुजारा टाक जी। और एक और कविता हम लोग सुनेंगे। तो मुझे नहीं पता कि जिनका मैं स्वागत कर रही हूँ, आमंत्रित करने जा रही हूँ, उनका लगाव हेम्योपैथी इलाज से पहले हुआ या पहले कविताई से इनका जी जुड़ गया। तो हमारे बीच हेम्योपैथी की मीठी गोलियों सी एक कवयित्री हैं, मृदुभाषी हंसमुख, श्रीमती रजनी शर्मा चंदा। तो विनम्र निवेदन है कि वे आए काव्य पाठ के लिए मंच पर। तुम जो आए मेरी जिंदगी में तो यूं, तुम जो आए मेरी जिंदगी में तो यूं, जैसे दरिया को फिर से रवानी मिली, रवानी मिली। तुम जो आए मेरी जिंदगी में तो यूं,
लिखे हुए गीत को कोई इतनी मधुर खनकदार आवाज़ में प्रस्तुत किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रजनी शर्मा चंदा जी को अभी आपने सुना, और हम लोगों ने 4 कविताओं का वाचन सुना श्रीमती शिवालिका जी से, किताब के संबंध में सुना, और आगे जो हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे तो सुनने से ज़्यादा हम उसको देखेंगे। ফাগুনের মোহনায় মোর মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনের মোহনায় ও মোর মন হারিয়ে যায়, মোর মন হারিয়ে যায়, অন্যের তোর ভাবনা ঝিলমিলিয়ে যায় রে, ঝিলমিলিয়ে যায়। ও মোর মন হারিয়ে যায়, মোর মন হারিয়ে যায়, অন্যের তোর ভাবনা ঝিলমিলিয়ে যায় রে, ঝিলমিলিয়ে যায়। কোন চেনা দেশের তরে তোর সাথে এইতে পান্তর মোর মনের প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায়। ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনের মোহনায়। जो दूसरी पुस्तक आई है आत्महत्या की तैयारी, तो आइए सुनते हैं, जानते हैं इस डरावने से शीर्षक के पीछे कौन सी मार्मिक बातें हैं, क्या है, जानते हैं। डॉक्टर कमल कुमार बोस जी का स्वागत करती हूँ। बड़ी बड़ी हस्तियाँ उपस्थित हैं, शहर के जाने पहचाने लोग यहाँ उपस्थित हैं। बड़े शानदार दमदार कलमकारों की उपस्थिति है। कुमार संजय जी जिस आत्महत्या की तैयारी कर रहे हैं वो कहीं से खौफनाक नहीं है, कहीं से दर्दनाक नहीं है। कुमार संजय जी नाट्य लेखन के इलाके का एक स्थापित हस्ताक्षर। इनके लिए एक ही बात कहता हूँ, उस शख्स को तारुफ की क्या जरूरत है, फूल के पास से गुजरो तो महक आती है। यह है कुमार संजय जी। और हम तो ही कहते हैं कि जिंदगी एक रंगमंच और हम सब इसके अभिनेता। जिंदगी एक रंगमंच है, हम सब इसके अभिनेता। घटनाएं दृश्य फलक हैं और परिस्थितियां लिखती पटकथा। परिस्थितियों रूपी लहरों के राजहंस हम आप सभी हैं। इसलिए कहते हैं क्या है जिंदगी? जिंदगी में जिंदगी को खोजना ही जिंदगी है। और इनके तमाम नाटकों में जीवन की यही खोज दिखाई पड़ती है। जो जैसा होता है रचना में उसका व्यक्तित्व प्रतिध्वनित होता है, पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट्स इन लिटरेचर। तो कुमार संजय जी अपने तमाम नाटकों में 25वां नाटक इनका में दिखाई पड़ते हैं। किस रूप में दिखाई पड़ते हैं? हम तो कहते हैं कुछ कुछ खाली, कुछ कुछ खाली और कुछ कुछ भरा सा है, कुछ कुछ खाली और कुछ कुछ भरा सा है। जी लो जी भर के, क्योंकि ये जीवन जरा सा है। तो जो जीवन जरा सा है, कि जरा से जीवन को जी भर के जीने की जो आरजू है, जो मिन्नत है, इनके नाटकों के पात्रों में ये दिखाई पड़ती है। और जब मैं इस नाटक को पढ़ा था, आत्महत्या की तैयारी को पढ़ रहा था, विश्वास कीजिए कि हम लोगों ने पहले कहीं पढ़ा था कि छोटी कहानी किसे कहते हैं। शॉर्ट स्टोरी इज वन दैट कैन बी रेड इन वन सिटिंग। एक बैठक में आप छोटी कहानी को पढ़ सकते हैं। इस नाटक को मैंने भी एक बैठक में ही पढ़ा। और इस नाटक को पढ़ते हुए, आत्महत्या की तैयारी नाटक को पढ़ते हुए, मेरे मन में इस आत्महत्या की तैयारी नाटक को करने की तैयारी चल रही थी। कि हम नाटक के विद्यार्थी हैं, मैं नाटक पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, अभिनय करता हूँ। इसलिए मैं हमेशा खोजता हूँ। अभी हम लोगों ने बंगला नाटक किया है कुछ दिन पहले मेकॉन में। हिंदी नाटक, मंच का नाटक जल्दी मिलता नहीं है। मिलता है तो बहुत ही उसमें झन झट के साथ मिलता है। इसमें कोई झंझट नहीं है। ये एकदम पूर्णकालिक मंचीय नाटक है। दावे के साथ कहता हूँ और इस मंच से आपसे अनुमति चाहता हूँ कि हम अपने देशप्रिय क्लब के नाट्योत्सव में इस नाटक को मंचित करने का की अनुमति दीजिए। इसलिए कि इस नाटक में संजय जी के साथ लंबे समय से हूँ और जानता हूँ, पहचानता हूँ, इन्हें महसूस भी करता हूँ। इनके शब्दों को देखता हूँ, पढ़ता हूँ और लगता है कि इनके नाटकों के पात्रों के शब्द इनके मन से निकलते हैं। ये सभी मन की बात करते हैं।
मन की बात सिर्फ एक आदमी नहीं करते हैं, हर लोग मन की बात कर सकते हैं। और खास करके संजय कुमार जी के नाटकों के जो पात्र हैं, चाहे वो अमरनाथ हो, चाहे वो इस नाटक की ललिता हो, एकदम बिंदास अपने मन की बात करती है। और इसलिए हम कहते हैं, इनको देखकर हमें लगता है कि जिंदगी का सफर इस कदर सुहाना होना चाहिए, जीवन का सफर इस कदर सुहाना होना चाहिए कि सितम चाहे लाख हो मगर दिल शायराना होना चाहिए। ये जो दिल शायराना होने की बात है, इसक्यों इसलिए है कि इस नाटक के अमरनाथ के मन में, अवचेतन मन में आत्महत्या की तैयारी है। लगा शुरू में कि कोई खतरनाक आदमी है क्या, जाने मरेगा क्या, मारेगा क्या, कुछ कई तरह की बातें दिमाग में आ रही थी। लेकिन इतनी सरलता के साथ आपस की बातचीत के बीच में नाटक की खूबी है कि ललिता और अमरनाथ के बीच में जो बातचीत है, संभाषण है, जिंदगी में अंधेरा पल भर का है, जीवन में अंधेरा पल भर का है, जीतने के हौसले से रोशनी आती है। हम तो यही मान के चलते हैं। हमको भी इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद है। अभी तक तो नहीं किए। 4 तारीख को पूर्णिमा, रोज भी कोई भी अच्छा काम करने से बड़ा पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। उसे आदमी सीधा स्वर्ग जाता है। आपको कैसे मालूम कि आपकी सीधा स्वर्ग जाता है? कोई यमदूत आपको बताया है क्या? इसमें बताने का क्या बात है? पूर्णिमा के दिन कोई भी अच्छा काम करने पर बहुत पुण्य मिलता है। मतलब आत्महत्या करना बहुत अच्छा काम है। आप भी ना, क्या बात है, हमरा मरने पर बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है आपको। हस्बैंड का मरने का बात सुन के कोई वाइफ को इतना खुश होते तो पहली बार देख रहे हैं। खुश होने का बात है तो खुश ना होंगे, बाकी का बच्चा जिंदगी तो चैन से जिए। मतलब आप हमारे साथ चैन से नहीं जी रही हैं? सुबह से शाम, शाम से रात तक खिचखिच सच गए ना, एकदम तंग आ गए आपसे। उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। मुहावरा ठीक बोले ना, खिचखिच हम करते हैं कि आप, ये पूरा दुनिया को मालूम है। कभी दस्त तो कभी कब्जियत, कभी शुगर बढ़ जाएगा तो कभी बीपी लो हो जाए, कभी टांग कटने लगे तो कभी माथा पकड़ ले। रहने दीजिए। हमको तो डर है कि आपको आतंक फैलाने के आरोप में पुलिस बांध के न ले जाए। आप हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं जी? अब इस उम्र में किसी और के पीछे पड़ेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? आपके सिवा मेरा है ही कौन? एक बेटा था, उसने भी हमसे किनारा कर दिया। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, सोच कर भी कांप जाता हूं। आप बहुत हिम्मती हैं, मेरी तरह डरपोक और कमजोर नहीं। आप मैनेज कर लीजिए। अच्छा छोड़िए ये सब बात छोड़िए। आप कितने हैंडसम हैं अभी आपको पता नहीं है। चलिए चलिए चलिए, थोड़ा आराम करिए। सबसे पहले तो पिता तुल्य, गुरु तुल्य और श्रद्धेय अशोक प्रियदर्शी सर को मेरा प्रणाम, और प्रियदर्शी सर और संजय सर को ढेरों बधाइयाँ, जिनसे हम हमेशा सीखते आए हैं और सीखते रहते हैं। कुछ कविताएं और गीत ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार नहीं कई बार पढ़ने को जी करता है। वो आपके अंतर्मन से संवाद करते हैं, आपको मजबूर करते हैं कि आप महसूस कीजिए और आपको उस माहौल में पहुंचा देते हैं जहां पर आप भूल जाते हैं
वहाँ सिर्फ एक कवि और उसकी कविता वहाँ संवाद करती है। वो कविता वह परिवेश बनाती है और एक कवि तभी सफल होता है जब उस परिवेश बनाने में अपने पाठकों को उसमें घुसाने में सफल होता है। और मैं क्या बोलूँ, इस संकलन में गाँव की सोंधी मिट्टी की खुशबू है, सुंदर परिवेश है और अल्हड़ और मस्त मौला जीवन है। जेल में बिताए 18 दिनों के अनुभव का जीवंत चित्रण है और अंत में पत्नी से बिछुड़ने के जो भावुक पलों का जो और खालीपन का जो हृदय भेदी चित्रण है वो आपको मजबूर कर देगा रोने या सिसकने पर, जिसकी सिसकियाँ या तो आपका अंतर्मन सुन सकता है या कवि। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपनी रचनाओं को हमसे हमें समृद्ध कराने के लिए अपनी रचनाओं से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आती हूँ कुमार संजय सर की पुस्तक पर। क्या बोलूँ, बस थोड़ा सा चित्रण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुमार संजय सर एक ऐसा व्यक्तित्व है आप सभी परिचित हैं। आपका अनुशासन, आपकी कार्यशैली और आपका चुटीला अंदाज यही तो मजबूर करता है हर एक को आपके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी 25वीं नाट्य पुस्तक आई है, जिसे हम ऐसे उंगलियों पर गिनना भी शुरू करें तो नाम 4-5 ही बोल पाएंगे। और आपने ऐसे नाट्य पुस्तकों को लिखा है जो, जैसा कि कमल सर बता रहे थे, कि जिसका अभिनय करने को आज हर कोई चाहता है। और आपको बहुत बधाई। और अन्य पुस्तकों की भांति भी यह दिल पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है और एक साथ परिवार और समाज के कई तार झंकृत होते हैं। आपका जो सहज और बिल्कुल सरल भाषा में संवाद है, ये कोई बोझिल कहीं भी प्रतीत नहीं होता है। आप गौर करें, ये हमारे घर के अंदर की बातें हैं, पास पड़ोस की बातें हैं और समाज की बातें हैं। और इस नाटक की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये बहुत अपना सा है और इसके दृश्य हमारे घरों के अंदर भी मौजूद हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से। पति पत्नी की मीठी खट्टी मिट्टी जो नोक झोंक है वो कहाँ नहीं होती है। और इस पूरी पुस्तक में ये नोक झोंक बहुत कुछ बताती है, हमारे समाज में कई प्रश्न को खड़ा करती है। और क्या बोलूं, बस आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरती से आपने अपनी बातों को साझा किया हम सबके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती सारिका भूषण जी। और बहुत प्यार से, बहुत सुंदर आपने अपनी बातें कही। और चलिए आगे आपको लिए चलती हूँ कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर और आमंत्रित करती हूँ आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती अनीता रश्मि जी को कि वो मंच पर आए अपने वक्तव्य के लिए। गीत न गीत शीर्षक ही जब इतना आकर्षक है कि आप खींचे चले जाते हैं, तो अंदर पहुँचे बहुत सहज सरल शब्दों में लिखी गई जो भावप्रवण कविताएं हैं, गीत हैं, वो बताएंगे कि एक खेत में जिस तरह से कई क्यारियों में अलग अलग फसलें बोई जाती हैं, बीज बोए जाते हैं, वैसे इसमें ना केवल गीत मिलेंगे, हाइकू भी है, छड़िका भी है, मुक्तक भी है, कविता भी है, गीत तो है ही। और इसमें आपको विभिन्न परिस्थितियों का जो सर ने अलग अलग समय में लिखी होगी रचनाएं, उसे सहेजा गया है। आपको यहाँ रीता फारिया भी मिलेगी, विश्व सुंदरी, और जेपी भी मिलेंगे, राजनीति भी मिलेगी, तो प्रेम भी मिलेगा। और इसमें जो सबसे पहली रचना है, जो सबसे पहले आपका आकर्षण का केंद्र और आपका ध्यान खींचती है, आदिवासी लड़की की हंसी, जिसे रश्मि शर्मा जी ने आपको पढ़कर सुना ही दिया। एक लाइन में उसे जरूर कोट करना चाहूँगी। हंसों की वन क्षेत्रों का सारा कलुष धुल जाए तुम्हारी उन्मुक्त निश्चल हंसी से।
देखिए कैसी कामना है और कैसी बात है, यह अनुभव जन्य है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आदिवासी भाई बहन कैसे हैं। कितनी भी मेहनत करें वो अपनी निश्चल हंसी से पूरे कलुष धो सकने में समर्थ हैं। तो इस कविता में प्रकृति जीवी, शौर्य की कारगिल गाथा, भारत माता का जय घोष, प्रेम राग, मन के हरकारेपन की हरकतों के साथ कम शब्दों में भाईचारे को भी प्रस्तुत किया गया है। भारती जी की प्रसिद्ध कनुप्रिया पर भी रचना की गई है, लेकिन अलग ढंग से। तो इन रचनाओं से गुजरते हुए आप एक आत्मीय संबंध बना लेते हैं रचनाओं के साथ, और न चाहते हुए भी उस रचनाकार के साथ जो आपके आत्मीय पहले से है प्रत्यक्ष रूप से। मुझे जो सबसे अधिक मार्मिक और संवेदनशील रचना लगी, जिसने मेरे आंखों में आंसू ले आई, और जो रचना और शायद सबको वो बहुत छुएगी, वो है पत्नी के मौत के बाद शीर्षक मात्र पत्नी से। इसमें वह भी वर्णन है कि जब पत्नी विदा होने लगती है तो कैसे उसको सिंदूर दान दिया जा रहा है और बार बार देने को कहा जा रहा है। यह रचना पढ़ते हुए आपका हृदय स्वाभाविक है कि रचनाकार की उस तकलीफ के पास पहुंच जाएगा जो उन्होंने आज तक कभी भी किसी के सामने मतलब लाया नहीं। हम उन्हें हंसते देखे हैं, हम उन्हें आशीर्वाद देते देखे हैं, और इस रचना में पता चलता है कि हर के भीतर कोई ना कोई कोमल कोना ऐसा होता है जो। तो यह तो बात रही प्रियदर्शी सर के रचनात्मकता पर। अब कुमार संजय जी, नाटक आत्महत्या की तैयारी की सबसे बड़ी खासियत चुटीली भाषा और खिलंदरापन है। खिलंदरे अंदाज में समस्या का हास्य की चाशनी में लपेट कर जो प्रस्तुतिकरण किया गया है, वह पाठकों को, दर्शकों को बताने में समर्थ है। संवाद बहुत छोटे छोटे, सहज, आसानी से दर्शकों और पाठकों के दिल तक पहुंच जाने वाले, बहुत जल्दी पैठ बनाने वाले हैं। आज जब रिश्ते धड़क रहे हैं, हम देख रहे हैं कि माता पिता के साथ संतानों का रिश्ता धड़क रहा है। भयावह सच है आज का। कुछ घरों को छोड़ दे अपवाद स्वरूप, तो अधिकांश घरों में हो रहा है कि माता पिता जिन्होंने खुद गीले में रहते हुए बच्चे को सूखे में सुलाया था, उसको बहुत कष्ट दिया जा रहा है। तो इस बात को एक तरह से आधार बना के, पूरा इस तरह की नहीं, बच्चे जो तंग किए कर रहे हैं माता पिता को, उसको आधार बना के इस नाटक को लिखा गया। लेकिन इस नाटक का जो सबसे अच्छी बात है इस नाटक की, वह नोक झोंक और करवाहट और तीखे संवाद के बीच में भी पति पत्नी के बीच का वह प्रेम, पतली सी डोर जो सामने से नजर तो नहीं आती लेकिन पीछे एक एक लाइन में नजर आती है। फ्लैशबैक के साथ जो ये बीच बीच में उन लोग की नोक झोंक दिखलाई जाती है। अभी आपने एक अंश, शुरुआती अंश था ये देखा, ऐसा बीच बीच में हमेशा आता है। यहाँ तक कि पत्नी पति को 3 उपाय सुझाती है किस तरह से आत्महत्या की जाए, लेकिन उसके साथ ही वो उनके लिए चाय लाने जाती है, उनका सर दबाती है, उनको सहलाती है, जो अगर नहीं जानते हो तो सीखने की वही बात है कि कैसे रिश्ते को जोड़े रखा जा सकता है। उनका हाथ सहलाती है। और वो पति जो बहुत तीखी बात करते हैं, लड़के अपनी पत्नी को हमेशा झिड़क कर जवाब देते हैं और गलत समझते हैं, वो भी कहते हैं ये चाय मैं अकेले क्यों पीऊँ, मैंने तो पहले ही कह दिया कि चाय नाश्ते सब मैं साथ में करूँगा। बहुत छोटी सी बात, लेकिन जब इतना ध्यान रखा जाता है पत्नियों का, तो पत्नियों का हृदय जो है सो बहुत ही भर जाता है मन से, ये सभी समझते हैं। तो यह नाटक अपनेपन का नाटक है, बिलगाव का नाटक नहीं, अलगाव का नाटक नहीं, आत्महत्या का नाटक नहीं, कैसे आत्महत्या से बचा जाए इसका नाटक है। कैसे एकाकीपन से त्रस्त व्यक्ति को सहारा दिया जाए, भले उसको सहलाना पड़े, भले उसकी ज़रूरतों को पूरा करना पड़े, उसका नाटक है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने महसूस की वह यह कि भले आपके लिए बुढ़ापे में कोई भी लाठी न बची दिखाई दे, आज ये करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत जगह नहीं दिखाई देती है, लेकिन 2 व्यक्ति जिसको ईश्वर ने जोड़ दिया है वैवाहिक संबंध से, वो एक दूसरे की लाठी बन जाए, और वह इस नाटक में पूरी तरह से नजर आता है। फ्लैशबैक में बच्चे के साथ की स्थितियाँ हैं, लेकिन इन लोग दोनों का जो है दाम्पत्य जीवन का, दोनों की नोक झोंक अजब कई जगह तीखी। सोचिए ना, कोई पत्नी उनके लिए 3 उपाय सुझा रही है
और देखने से लगता है असल में सुझा रही है, लेकिन जब वो केयर करती है तो तुरंत लगता है नहीं, प्यार की ही है। कौन कहता है कि दाम्पत्य जीवन में प्यार नहीं होता, प्यार के लिए बार भटकने की जरूरत। यह आप ये नाटक जब पढ़ेंगे, कमल घोष जी के द्वारा निर्देशित, बल्कि और मंचों से निर्देशित देखेंगे, तो मेरे विचार से समाज में बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए। दो तरह से यह नाटक, तीन तरह से मुझे संदेशप्रद लगा। पहला तो कि रिश्ते बचाने की जरूरत बहुत है, तभी हम बचेंगे। दूसरी, पति पत्नी के बीच भी जो रिश्ता टूट रहा है आज के लोगों का, वो नहीं टूटना चाहिए, बल्कि बचाए रखने की जरूरत है। और तीसरी बात यह कि हर कुछ जो सामने से नज़र आता है वह नहीं, और आत्महत्या तो कदापि 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 नहीं की जानी चाहिए। सकारात्मक नोट के साथ ये नाटक खत्म होता है और बहुत गहरा संदेश दिया जाता है। साधुवाद, धन्यवाद। सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनीता रश्मि जी। बहुत ही खूबसूरती से आपने दोनों पुस्तकों के बारे में अपनी बातें रखी, हमें पुस्तकों की बहुत खास बातों से हमें अवगत कराया। सभी को प्रणाम, नमस्कार, जोहार। हम साहित्य की ज्ञान गंगा में इतनी देर ऊब डूब गोता लगाते रहे और समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, लेखक द्वय को बहुत बहुत बधाई। आत्महत्या की तैयारी, जिसमें नीतिगत बातें बताई गई हैं, और जैसा आदरणीय शेफालिका दी ने कहा कि गुलदस्ते की तरह कई फूलों की खुशबुओं को अपने में समेटे कविता संग्रह गीत न गीत को सुनकर बहुत आनंद आया। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री पी.के. झा, पूर्व निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांची के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। आपके आगमन से सभागार धन्य हुआ। विश्रुत कथा का मुख्य अतिथि श्रीमती अनीता रश्मि दी, कहानीकार कवयित्री, प्रसिद्ध कहानीकार कवयित्री यूँ कहें, और विशिष्ट अतिथि आदरणीय सारिका भूषण जी, प्रसिद्ध लघु कथाकार कवयित्री के की गरिमा में उपस्थिति से यह सभागार धन्य हुआ। आपका आभार। आदरणीय रश्मि शर्मा जी, आदरणीय राष्ट्रीय जयंती जी, आदरणीय संगीता पुजारा टाग जी और आदरणीय रजनी शर्मा चंदा जी ने बहुत सुंदर कविता का पाठ किया। आपका बहुत बहुत आभार। और मैं भूल गई कि स्वागत गान इतना सुंदर अंकिता जी और उसकी टीम ने प्रस्तुत किया, इसके लिए तो जोरदार तालियां बननी चाहिए। स्पेनिंग के बच्चों को और असमिया नृत्य के लिए भी। स्पेनिंग न सिर्फ बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाता है, बल्कि उनका सर्वांगीण विकास भी कराता है। इसके लिए स्पेनिंग को धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। वो नित्य नई प्रगति को चूमे। और कुशल अभिनय के लिए डॉक्टर अभिषेक अब्रे, डॉक्टर वंदना सिंह का धन्यवाद। बहुत सुंदर सारगर्भित समीक्षा के लिए आदरणीय शेफालिका दी एवं अपने कुशल वक्तृत्व के लिए और इसे हमें आह्लादित करने के लिए डॉक्टर कमल कुमार घोष सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। और अंत में आभार स्पेनिंग के छात्र छात्राओं का और सभागार में उपस्थित आप सुधीजनों का, क्योंकि आप हैं तो यह गोष्ठी है। आपका पुनः धन्यवाद, आभार। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। वैसे तो ये इतने औपचारिक हैं, इन्हें धन्यवाद देना सचमुच में औपचारिक लगता है। डॉक्टर कुमार संजय सर और डॉक्टर अभिषेक अब्र, ये इस कार्यक्रम के रूहे रवा हैं। और अंत में मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सभी को जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। आप सबों को धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। और जैसा कि कुमार संजय सर ने कहा कि अभी कार्यक्रम के समापन में अब वक्त है कि एक सामूहिक रूप से फोटोग्राफी होगी।